यात्रियों को सहूलियत देने का जो काम 100 से 250 करोड़ के बीच हो सकता है, उसमें अनावश्यक रूप से 800 करोड़ रुपए खर्च करने की आखिर ज़रूरत क्या है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं सरकार से कि अगर आप अतिक्रमण से हटने वाले मकानों को छोड़ दें तो पूरा पौड़ी शहर यही चाहता है कि अतिक्रमण मुक्त पौड़ी किया जाए और पौड़ी की सड़कें चौड़ीकरण हो, ताकि यात्रियों के साथ साथ व्यवस्थाओं को भी धरातल पर उतारने में सरकार और प्रशासन की मदद की जा सके। जय उत्तराखंड मित्रों, जहां पूरे देश के अंदर सड़कों को चौड़ीकरण के रूप में बदला जा रहा है, सड़कों से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, एनएच अपनी रोडों को अपग्रेड करने में लगा हुआ है, वहीं अगर हम बात करें गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी की, तो पौड़ी के अंदर वर्षों पहले से लेके आज तक पौड़ी की स्थिति जस की तस लगातार बनी हुई है। वर्तमान में मैं खड़ा हूँ श्रीनगर से पौड़ी जाते हुए NH 534 में, और आप ठीक मेरे दाहिनी तरफ ये जो कच्चा रास्ता देख पा रहे हैं, ये है वो बाईपास जो मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खन्नुड़ी ने वर्ष 2007 में जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ था, उसी दौरान इसको स्वीकृत किया था। 6 किलोमीटर लंबा ये बाईपास उस दौरान बना जब लोगों की ये मांग थी कि शहर में रोडों का चौड़ीकरण होना आवश्यक है। और आज 2025 में जब हम मौजूद हैं, तो आज सरकार के द्वारा एक और शिगुफा हम सब के सामने आया है। सरकार के द्वारा एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 4 किलोमीटर लंबी ये सुरंग गडोली, मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ यहीं से थोड़ा आगे उस सुरंग का मुहाना होगा, और ये 4 किलोमीटर की सुरंग बनाने में सरकार के लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। हम बात कर रहे हैं पूरे शहर की, हम बात कर रहे हैं गढ़वाल मंडल मुख्यालय की, जहां आज तक सड़कें चौड़ीकरण का इंतजार कर रही हैं। साथियों, ये पूरे देश के अंदर देखा गया है कि जब जब सरकार ने NH को, खासकर मैं NH की बात कर रहा हूँ, जब जब सरकार ने सड़कों को चौड़ीकरण के रूप में बदला है, तो अतिक्रमण हर जगह से हटा है। आप ऐसा कोई राज्य बचा नहीं जहां सड़कों से अतिक्रमण को नहीं हटाया गया हो। लेकिन वर्तमान में गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अतिक्रमण को हटाने की बात तो दूर, सड़कों के साथ छेड़ना भी सरकार शायद सही नहीं समझ रही है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये बात तब धरातल पर सच साबित होती हुई दिखाई देती है जब सरकार के द्वारा पहले इस बाईपास का निर्माण किया जाता है, जो कि आज तक अधेर में खड़ा है, और फिर अब एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। साथियों, हमने इसका कोई समाधान निकालने की कोशिश के बारे में सोचा, और इस बारे में जब मैंने थोड़ा सर्च भी किया तो उससे मुझे कुछ जानकारियाँ मिली, जो इस समय आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली मेहरौली रोड पर जब NH के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया था, तो सरकार के द्वारा अतिक्रमण की जद में आए घरों को मुआवजा दिया गया था, जो कि अवैध रूप से भी थे, लेकिन फिर भी मानवीयता के आधार पर सरकार के द्वारा उन्हें मुआवजा दिया गया था। वहीं महाराष्ट्र पुणे मेट्रो रेलवे लाइन की बात करें या फिर हाईवे प्रोजेक्ट की बात करें, तो वहाँ पे भी सरकार के द्वारा मुआवजा दिया गया था। हम 4 धाम परियोजना की बात अगर उत्तराखंड में करें, तो यहाँ भी जो मकान NH की जद में आ रहे थे, तो NH के द्वारा उनको भी मुआवजा दिया गया। यूपी में 2024 में एक ऑर्डर दिया था, जिसमें 2019 में अवैध रूप से मकान तोड़ने पर सरकार के द्वारा 25 लाख का मुआवजा दिए जाने की बात की गई थी। साथियों, NH अगर किसी अतिक्रमण को हटाता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सरकारी भूमि पर अगर कोई मकान बना है या फिर अतिक्रमण की जद में कोई मकान आ रहा है, तो उसे मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन मानवीयता के आधार पर ऐसे बहुत से उदाहरण सामने आए हैं जब जब सरकारों ने अतिक्रमण को हटाने की एवज में मुआवजा दिया है। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर सरकार चाहे तो जिन 500 मकानों की बात सरकार कर रही है कि हम बाईपास इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि 500 मकान अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं, और इन 500 मकानों को बचाने के लिए ही बाईपास बन रहा है। तो हम सरकार के आंकड़ों के हिसाब से ये देखिए, अगर इन 500 मकानों को 50 लाख का मुआवजा भी प्रति मकान अगर सरकार देती है, तो 250 करोड़ में ये पूरा मामला सेटल हो सकता है।
लेकिन जब हमने इसकी भी बारीकी से जांच की तो यही पाया कि एनएच के द्वारा लगभग 158 मकान ऐसे थे जिनका चिन्हीकरण किया गया था और जो अतिक्रमण की जद में आ रहे थे। तो अगर सरकार इन 158 मकानों को 50 लाख का मुआवजा भी देती है तो ये पूरा सेटलमेंट लगभग 80 करोड़ के आसपास बैठता है और इससे भी सरकार के लगभग 720 करोड़ रुपए बचते हैं। तो क्या सरकार को सुरंग और इस बाईपास के द्वारा पौड़ी को समाप्ति की ओर ले जाते हुए हम देखेंगे, या फिर सरकार को ये सलाह और सुझाव हम दे सकते हैं कि उन 158 मकानों को जो कि अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं विशेष प्रावधानों में, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार किया गया है, और मानवीयता को देखते हुए सरकार के द्वारा उन मकानों को अगर विस्थापित किया जाता है तो पौड़ी की सड़कें चौड़ीकरण भी हो पाएंगी। साथियों, ये बाईपास का वो हिस्सा है जो बुआखाल की तरफ जाते हुए एनएच के इस हिस्से पर मिलेगा, लेकिन एक लंबी कानूनी प्रक्रिया में लगभग 17-18 साल इस बाईपास को हो चुके हैं और ये अभी भी जैसे का तैसा ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारा सिर्फ यही है कि पौड़ी में जब पर्यटक आते हैं और वो 5-10 मिनट अगर रोड पर अपनी गाड़ी को खड़ी रखते हैं तो कोई ना कोई ट्रैफिक व्यवस्था का सिपाही या फिर कोई ना कोई अधिकारी वहाँ पर आता है और उन्हें कहता है कि आप इस गाड़ी को यहाँ से हटाइए, और उसमें मजबूर होकर श्रीनगर की तरफ जाना होता है। तो ये एक चिंतनीय सवाल भी है और आप सबसे मैं जवाब भी जानना चाहता हूँ कि क्या पौड़ी में चौड़ीकरण ज़्यादा ज़रूरी है कि बाईपास? आप इस एनएच को देखते हुए इस बात को समझिए और बताइए कि क्या पौड़ी में चौड़ीकरण होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए या नहीं। तो पहले बाईपास और उसके बाद सुरंग। अभी हम मौजूद हैं गडोली से बुआखाल को मिलने वाले उस मार्ग पर जिसे बाईपास के नाम पर बनाया गया था। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाह रहा था कि पूरे देश के अंदर जब आप चौड़ीकरण कर रहे हैं, अतिक्रमण को हटा रहे हैं, तो फिर पौड़ी में ऐसी क्या कमियां हैं कि आप पौड़ी को न चौड़ीकरण की सौगात दे रहे हैं, ना ही यहाँ से अतिक्रमण को हटा रहे हैं। एनएच की जिस रिपोर्ट का हवाला देकर ये कहा जा रहा है कि लगभग 500 मकान प्रभावित हो रहे हैं अतिक्रमण के नाम पर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने पूरे देश से अतिक्रमण को हटाया तो वहाँ क्या लोग उस अतिक्रमण के दायरे में नहीं आ रहे थे? जिन मकानों को आपने तोड़ा है या फिर जिन प्रतिष्ठानों को आपने तोड़ा है, क्या वो लोग उसकी जद में नहीं आ रहे थे? और सबसे बड़ी बात कि अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि पौड़ी को विकसित किया जाए तो फिर बाईपास और सुरंग के नाम पर जो 800 करोड़ के बजट की बात की जा रही है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि उन 500 मकानों को 50-50 लाख का मुआवजा दे? तो ये पूरी जो धनराशि बैठती है 250 करोड़ में पूरा मामला जो है निपट सकता है और सरकार के 550 करोड़ बच सकते हैं। हालांकि ये बात कुछ लोगों को अटपटी सी लगेगी कि आखिर अतिक्रमण के नाम पर पैसा क्यों दे सरकार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार ये सोच सकती है कि अतिक्रमण नहीं हटाना है तो फिर सरकार ये भी सोच सकती है, ऐसे प्रावधान भी ला सकती है विशेष परिस्थितियों में कि पौड़ी के उन मकानों को क्षतिपूर्ति दी जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही आपको बताना चाह रहा था कि पहले जिस समय भी ये बाईपास स्वीकृत हुआ वो भी गलत कदम था, क्योंकि बाईपास की जगह अगर उस समय ही पौड़ी शहर को चौड़ीकरण किया जाता तो आज पौड़ी और ज़्यादा विकसित होता। और ये आप उस हर शहर को देख लीजिए जहाँ जहाँ शहर बाईपास हुए हैं या फिर जिस भी शहर से बाईपास होकर रास्ते गुजरे हैं वो शहर अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ता रहा और उससे आधे से ज़्यादा शहर जो है अपनी समाप्ति के कगार पर है। साथियों, ये जो बाईपास है आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिखाई देगा, ये वो बाईपास है जो पौड़ी को शहर को छोड़कर पहले स्वीकृत हुआ था और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के तहत ये अभी भी रुका हुआ है।
सवाल सिर्फ यही है कि क्या हमारा पौड़ी शहर, यहाँ से आपसे सामने देख सकते हैं पूरा पौड़ी शहर आपको दिखाई देगा, तो क्या पौड़ी मंडल मुख्यालय इस बात का हकदार नहीं है कि चौड़ीकरण पौड़ी के अंदर किया जाए, अतिक्रमण मुक्त पौड़ी को बनाया जाए। और जैसा कि आपने देखा है कि हर शहर को, आज की अगर हम बात करें, छोटे से बड़े शहर को आधुनिकता की ओर लेके जाया जा रहा है, वहीं पौड़ी शहर को ऐसे क्या कारण हैं कि सरकार अछूता मानते हुए पीछे ढकेल रही है। जवाब का हम सभी को इंतज़ार है और इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि किस तरह से पहले बाईपास और उसके बाद सुरंग के साथ साथ पौड़ी के साथ छलावा करने की पूरी तैयारी सरकार कर रही है। वैसे ये साफ जाहिर है कि 800 करोड़ की लागत से बनने वाली ये सुरंग कहीं भी प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर सरकार को सुरंग बनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है तो हम ये चाहते हैं कि सुरंग ज्वालपा देवी उसके आसपास के क्षेत्र से होते हुए इस तरह से आए कि उसका मुहाना, ये गल्ला गोदाम का वो एरिया है, यहाँ कहीं खुले, जिससे सरकार का सुरंग बनाने का मकसद भी पूरा हो जाए और हमारे पौड़ी के अंदर सुरंग होते हुए जब जाएगी तो निश्चित रूप से पर्यटन को आगे बढ़ाने में भी लाभ मिलेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और उत्तराखंड में स्वयं, कि जब सरकार ने सामाजिक और मानवीयता के आधार पर अतिक्रमण की जद में आए मकानों को हटाने के एवज में उन्हें विस्थापित किया है। तो सोचिए, समझिए और इस मुहिम में हम सबका साथ दीजिए। तो साथियों, इस समय हम जहां पर मौजूद हैं, ये गडोली से घोड़ी खाल के लिए बनने वाली सुरंग का मुहाना है। इसकी शुरुआत इस जगह से होगी। अभी एग्जैक्ट उस स्थान के बारे में तो, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह नहीं लगाया, और एनएच के अधिकारियों से भी जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने उस बारे में ये बताया कि लगभग 100-200 मीटर का ये जो पूरा एरिया है, यहीं कहीं आसपास उस सुरंग का मुहाना निकाला जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि 800 करोड़ से बनने वाली ये सुरंग पौड़ी को विकास के रोड मैप में स्थापित कर पाएगी या नहीं। तो साथियों, ये वीडियो अपने अंतिम पड़ाव की ओर है और इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं, आप मेरे ठीक नीचे ये निशान देख पा रहे होंगे। गडोली से घोड़ी खाल की जो सुरंग है, वो जो अपना मुहाना गडोली से आते हुए जो उसका मुहाना है, वो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर जाएगा। और आप ठीक मेरे सामने ये जो पहाड़ देख पा रहे हैं, ये वही पहाड़ हैं जहाँ से ये सुरंग होकर गुजरेगी। सरकारें लगातार पहाड़ों में विकास की बात को करती आई हैं। सरकारें लगातार इस बात पर केंद्रित रही हैं, लगातार चिंतनशील रही हैं कि कैसे पहाड़ों को विकास के रोड मैप में आगे लेकर जाया जाए। हमारा सवाल सिर्फ यही है कि 800 करोड़ की लागत से बनने वाली ये सुरंग ज़रूरी है या फिर एनएच का पौड़ी शहर से होकर जाना, क्योंकि एनएच ने ये जानकारी दी है कि 500 के लगभग मकान ऐसे हैं जो अगर सड़क को चौड़ीकरण किया जाएगा तो अतिक्रमण की जद में आएंगे और उन्हें हटाना होगा। लेकिन जब हमने इसकी विश्वसनीयता को जांचा तो यही पाया कि एनएच ने स्वयं 158 मकानों का चिन्हीकरण किया था जो कि अतिक्रमण की जद में थे। अगर सरकार वास्तव में पौड़ी के प्रति चिंतनशील है तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर सरकार के आंकड़ों के अनुसार 500 मकानों को भी देखें, अगर प्रति मकान 50 लाख का मुआवजा भी सरकार दे तो 500 मकानों का मुआवजा होता है 250 करोड़। यानी कि ये सुरंग जितने में बनेगी उससे बहुत कम में पौड़ी को विकसित किया जा सकता है। और हम जो आंकड़े हैं, जो कि आधिकारिक आंकड़े हैं, 158 मकान, अगर उस हिसाब से भी देखिए और 50 लाख का मुआवजा उनको दें तो 80 से 100 करोड़ के बीच टोटल धनराशि में उन मकानों को भी स्थानांतरित किया जा सकता है। वो जितने भी मकान हैं उनको विस्थापित किया जा सकता है और पौड़ी एक खुशहाल शहर की ओर आगे बढ़ सकता है। हमने ChatGPT और ग्रोक, जो कि लेटेस्ट ऐप है, वहाँ पर भी इस जानकारी को डाला और जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वहाँ पे जब हमने डाला कि क्या बाईपास से किसी शहर की संस्कृति
या किसी शहर को कोई खतरा होता है तो उसने भी यही जवाब दिया कि जहाँ जहाँ बाईपास बने हैं वहाँ से संस्कृति, उस शहर की जो सौंदर्यता है उस पर नुकसान ज़रूर होता है। व्यापार से लेकर स्थानीयता और जो पौड़ी पर्यटन नगरी के रूप में लोग चाहते हैं कि उसको जाना जाए, वो भी मुझे लगता है कि इस बाईपास के बनने के पास या फिर इस सुरंग के बनने के बाद कहीं ना कहीं पिछड़ता जाएगा। तो पौड़ी को अगर विकास के रोड मैप पे आगे बढ़ाना है, पौड़ी को वास्तव में पर्यटन नगरी के रूप में अगर सरकार बढ़ाना चाहती है, तो इस सुरंग की बजाय उन 158 मकानों को विस्थापित किया जाए ताकि पौड़ी को एक खुशहाल शहर बनाया जा सके, पौड़ी की सड़कें चौड़ीकरण हो और पौड़ी के व्यवसाय के साथ साथ पौड़ी लगातार प्रगति करे। इसके अतिरिक्त जो भी सोचना है वो सरकार को सोचना है, स्थानीय जनता को सोचना है, हमको और आपको सोचना है। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ अपने पौड़ी की तमाम जनता से, अपने पौड़ी शहर के लोगों से कि आगे आइए इस शहर को बचाने के लिए, क्योंकि अगर बाईपास बना तो आप पूरे भारतवर्ष के अंदर देखिए कि जहाँ जहाँ बाईपास बने हैं उससे उस बाईपास के आसपास के शहर पूरी तरह से खतरे की जद में भी आए। वही हाल पौड़ी का हो सकता है कि पौड़ी इस सुरंग और बाईपास के बनने के बाद अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ पाएगा या नहीं, इस और भी हमें ध्यान देना होगा। तो साथियों, बाईपास के बनने से ज़्यादा ज़रूरी है NH का पौड़ी शहर के बीचों बीच जाना। मुझे लगता है कि वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी हद तक इस बात को समझ पाए होंगे। आगे इस बारे में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। अपने विचार ज़रूर रखिएगा, अपने कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।